डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 63। अग्नि साइड टेबल से अपना फोन उठाता है और लक्ष्य को कुछ मैसेज करके वापस से अपना फोन टेबल पर रख देता है और फिर अक्षी को तरफ देखकर कहता है, लिटिल कैट, जब तुम्हारी मासी तुमसे नाराज हो जाती है तो तुम इस वाइल्ड कैट को मनाती कैसे हो? कहते हुए अग्नि अपनी तिरछी नजरों से अक्षरा को देख रहा था। वही अक्षरा जब अपने लिए अग्नि के मुंह से वाइल्ड कैट सुनती है तो वो अग्नि की ओर देखने लगती है। तभी अक्षी बोली, अरे चाचू, मैं बहुत ज्यादा मासूम और प्यारी हूँ। मैं अपनी माछी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो उन्हें कभी नाराज ही नहीं होने देती, उल्टा मैं तो खुद उनसे नाराज होकर बैठ जाती हूँ, फिर वो ही मुझे मना लेती है। अग्नि अक्षी के मुंह से चाचू सुनकर कहता है, लिटिल कैट, मुझे चाचू मत बुलाओ। अक्षी मुंह बनाते हुए बोली, तो क्या 4 लोगों के सामने अच्छा लगेगा क्या मैं आपको मोचा बुलाऊं? मुझे आपको अब चाचू ही बुलाना है। आपकी इज्जत ना हो लेकिन मेरी बहुत इज्जत है। मैं इस एक वर्ड से अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। कहते हुए अक्षी ऐसा मुंह बना लेती है जैसे उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी हो और उसके एक एक वर्ड से 4 लोग उसका मजाक बनाएंगे। अग्नि उसके सिर को सहलाते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें मुझे जो बुलाना है बुला सकती हो। इससे आगे वो कुछ कह पाता तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। ये सुनकर अग्नि और अक्षी दोनों के ही चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। अग्नि अक्षी को अपने पेट से उतारकर साइड में लिटा देता है और फिर खुद बेड से खड़ा होकर डोर की तरफ चला जाता है। जब वो डोर को ओपन करता है तो देखता है कि लक्ष्य बाहर खड़ा हुआ था और उसके दोनों ही हाथ कॉटन कैंडी से भरे हुए थे। लक्ष्य मुंह बनाते हुए बोला, सर जल्दी इन्हें लीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोना भी है मुझे। अग्नि उसके हाथ से कॉटन कैंडी लेते हुए बोला, हाँ तो सो जा जाकर, मैंने कौन सा तेरी नींद हराम करी हुई है। कहते हुए अग्नि अपने एक पैर से उसके मुंह पर ही डोर बंद कर देता है और लक्ष्य बंद दरवाजे को देखकर मुंह बनाते हुए कहता है, आपने नींद नहीं, मेरा जीना ही हराम कर रखा है, दानव कहीं के हूँ। कहते हुए लक्ष्य अपने रूम में सोने चला जाता है। अग्नि बैग की ओर आकर अक्षी के सामने एक कॉटन कैंडी कर देता है। अक्षी झट से उसे अपने हाथ में ले लेती है और अक्षरा की तरफ देखकर कहती है, माछी कॉटन कैंडी खाओगे? लेकिन अक्षरा अपना सिर ना में हिलाकर अपनी आंखें बंद कर लेट जाती है। अग्नि ये देखकर बेड पर आता है और सारी कॉटन कैंडी को अक्षरा के मुंह के सामने करके जोर से कहता है, लिटिल कैट देखो, ये तो बहुत सारी कॉटन कैंडी है, हम दोनों अकेले ही इसे खा जाएंगे, क्यों अपनी मासी को खाने के लिए फोर्स करना। कहते हुए अग्नि अक्षरा के चेहरे की तरफ देखने लगता है जो अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए ही थी। ये देखकर अग्नि अक्षी से कहता है, लिटिल कैट, तुम उस साइड ले जाओ, मैं इस साइड ले जाऊंगा। इससे तुम भी अपनी मासी को गले लगाकर सो जाना और मैं भी अपनी चेरी को अपनी बाहों में भरकर सो जाऊंगा। अक्षरा जैसे ही ये सुनती है वो झट से अपनी आंखें खोलकर अग्नि को देखती है। वहीं अक्षी तो आज अपने चाचू की बात को मना कर ही नहीं रही थी। वो जाकर अक्षरा के लेफ्ट साइड में लेट जाती है और लेटते हुए ही कॉटन कैंडी खाने लगती है। वहीं अग्नि अब अक्षरा को देख रहा था। वो भी बेड पर लेटा और अक्षरा के सीने पर अपना सिर रख लिया और अक्षरा को दिखाते हुए कॉटन कैंडी खाने लगता है। अक्षरा की नज़र तो बस कॉटन कैंडी पर थी, उसके मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वो अग्नि से नाराज थी, इसलिए वो उसकी लाई हुई कॉटन कैंडी नहीं खाना चाहती थी। वहीं अक्षी कॉटन कैंडी खाते हुए बोली, वाह चाचू, सच में ऐसी कॉटन कैंडी तो मैंने आज तक नहीं खाई, इसका फ्लेवर कितना अच्छा है। अग्नि बेख्याली में बोला, हाँ लिटिल कैट, लेकिन तुम्हारी मासी के होठों के फ्लेवर जितना अच्छा नहीं है। अक्षी और अक्षरा जैसे ही ये सुनते हैं दोनों ही उसकी ओर देखने लगते हैं। अग्नि दोनों को नजरों को अपने ऊपर महसूस करते हुए अपनी बात बदलते हुए बोला, लिटिल कैट, तुम कल से स्कूल जाने वाली हो, अगर कोई भी तुम्हें तंग करे या कुछ भी कहे उसका मुंह तोड़ देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अक्षी एक स्माइल के साथ बोली, वो तो माछी है संभालने के लिए। मैंने किंडरगार्टन में 10 से ज्यादा लड़कों की पिटाई की थी और माछी ने सब कुछ हैंडल कर लिया था, मम को भी पता नहीं चलने दिया कि मैंने कितनों को कूटा है। अग्नि ये सुनकर उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, किंडरगार्टन में छोटा डॉन थी, अब स्कूल में ये हाई लेवल बदमाशी करेगी। तभी अग्नि अक्षरा की ओर देखता है जो उसके हाथ में पकड़ी हुई कॉटन कैंडी देख रही थी। अग्नि ये देखकर उसके होठों से सामने कॉटन कैंडी कर देता है। अक्षरा एक नज़र उसे देखती है और फिर मुंह बनाते हुए अपनी नज़रें फेर लेती है। अग्नि जब ये देखता है तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है।
वो बस अक्षी के सोने का इंतजार कर रहा था, उसके बाद तो उसे अपनी चेरी को अपने अंदाज से मनाना था। इधर ध्रुव के रूम में अहाना गुस्से से सोफे पर बैठी हुई ध्रुव को घूर रही थी। वही ध्रुव बेड पर बैठा हुआ था। अहाना को देखते हुए ध्रुव बोला, बीवी देखो तुम मुझसे ऐसे नाराज मत हो। हाँ मैं मानता हूँ मैंने ऑस्ट्रेलिया में इनाया के साथ वन नाइट स्टैंड किया था, मगर उसके बाद मैं उससे मिला तक नहीं। अरे मिला क्या, मैंने तो उसे देखा तक नहीं था। मैं उसी दिन ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ गया था। अहाना गुस्से और नाराजगी भरे स्वर में बोली, ओह अगर आप इंडिया नहीं आते तो उस डायन से मिलते भी और उसे देखते भी और पता नहीं उसके साथ क्या क्या करते। ध्रुव बेड से खड़ा होकर जैसे ही अहाना की ओर अपने कदम बढ़ाता है, उससे पहले ही अहाना बोलती है, अगर मेरे पास भी आए न तो मैं रूम से चली जाऊंगी, जाकर ध्रुवी के रूम में सो जाऊंगी। ये सुनकर ध्रुव अपने कदम पीछे ले लेता है और बेड पर जाकर बैठते हुए कहता है, बीवी पहले ही तुम बेड पर आकर नहीं सो रही और अब तुम रूम से ही बाहर जाने की बात कर रही हो। ठीक है मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे करीब, लेकिन तुम सोफे से उठकर बेड पर सो जाओ। सोफे पर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा। अहाना सोफे पर लेटकर उसे घूरते हुए बोली, अनकंफर्टेबल फील तो आपके साथ होगा, पता नहीं उस चुड़ैल डायन भूतनी की औलाद ने कहाँ कहाँ छुआ होगा आपको। ध्रुव छत से बोला, मेरे होठों को छोड़कर बाकी पूरे शरीर को चूमा था। कहते हुए ही ध्रुव एकदम से चुप हो जाता है। अब उसे ख्याल आता है कि वो क्या बोल गया। वहीं अहाना अब अपनी खा जाने वाली नजरों से ध्रुव को देखने लगती है। उसकी आंखें थोड़ी नम हो चुकी थी। ध्रुव उसकी आंखों में देखकर बोला, बीवी ये सच है कि तुम्हारे आने से पहले मैंने कई लड़कियों के साथ रातें बिताई है, लेकिन ट्रस्ट मी जब से तुम्हें देखा था, तुम्हें फील किया था, उसके बाद से मैंने कभी किसी लड़की को तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं। अहाना बिना किसी भाव के बोली, अगर मैं आपकी जिंदगी में नहीं आती, इनफैक्ट अगर मैं उस रात नशे की हालत में आपके रूम में नहीं आती, तो क्या आप पहले की तरह ही लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड करते? उसका ये सवाल पूछकर ध्रुव चुप हो गया और उसकी नजरें नीचे हो गईं। सच तो यही था, अगर अहाना कभी ध्रुव की लाइफ में नहीं आती तो ध्रुव एक प्ले बॉय ही बनकर रहता। अहाना जब ध्रुव को चुप देखती है तो उसके चेहरे पर एक दर्द भरी स्माइल आ जाती है और वो उसकी ओर पीट करके लेट जाती है। कुछ ही पल बाद अहाना को अपने पेट और ध्रुव का हाथ महसूस होता है और साथ में अपनी पीठ, ध्रुव के सीने का टच। ध्रुव सोफे पर लेटकर अहाना को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी गर्दन पर अपना चेहरा रखकर धीमे से कहता है, बीवी तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ में बहुत आए और बहुत गई, लेकिन अब सिर्फ तुम हो और मरते दम तक अब तुम ही रहोगी। अहाना जैसे ही ये सुनती है उसके दिल में बेचैनी होने लगती है। वो झट से ध्रुव की ओर मुड़ती है और उसके चेहरे को देखकर कहती है, ये मरने की बातें मत किया कीजिए, बहुत डर लगता है मुझे इनसे। ध्रुव एक स्माइल के साथ बोला, मेरी डॉक्टर बीवी खुद लोगों को मरने से बचाती है और तुम्हें खुद ही इन सब से डर लगता है। अहाना ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है डर, एक बार पहले ही अक्षत को खो चुकी हूँ, अब आपको खोने को हिम्मत नहीं है मुझ में। ध्रुव जैसे ही अहाना के मुंह से अक्षत का नाम सुनता है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अहाना से कहता है, बीवी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, अक्षत की तरह तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अहाना ध्रुव के सीने से लग जाती है। ध्रुव उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, बीवी एक बात पूछूं? अहाना बस हम में जवाब देती है। ध्रुव अहाना की ओर देखकर बोला, अक्षत की मौत कैसे हुई थी? अहाना जैसे ही ये सुनती है उसकी पकड़ ध्रुव की पहनी हुई टी शर्ट और कस जाती है और थोड़ा थोड़ा कांपने लगती है। ध्रुव जब उसका कंपकपाना महसूस करता है तो उसका सिर सहलाते हुए कहता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ बीवी, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अहाना बोली, अक्षत एक आर्मी ऑफिस थे, एक मिशन के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। उस वक्त अक्षी बस 4 महीने की थी, लेकिन मुझे लगता है कि अक्षत की मौत मिशन में नहीं हुई थी, बल्कि उनके किसी दुश्मन ने ही उन्हें खुद मारा था। अगर उनकी मौत मिशन के दौरान हुई होती तो एटलीस्ट उनकी बॉडी तो मिलती। उनके साथ उस मिशन में शामिल हुआ हर एक ऑफिस जिंदा था और उन्हें कोई चोट भी नहीं आई थी, लेकिन सिर्फ अक्षत ही नहीं मिले और न ही उनकी बॉडी। और सबसे बड़ी बात, उस दिन अक्षत किसी मिशन के लिए गए ही नहीं थे, लेकिन वहां की टीम ने बताया कि अक्षत पूरी टीम के साथ खुद मिशन पर गए थे और वही उस टीम को लीड कर रहे थे। ध्रुव जैसे ही ये सुनता है उसके चेहरे पर सवालिया भाव आ जाते हैं और वो कहता है, बीवी अक्षत के दुश्मनों के बारे में तुम जानती हो क्या? आई मीन तुम्हें किसी पर शक है क्या कि उसे किसने मारा होगा? अहाना की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन उनका एक दुश्मन था जो शायद माफिया अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट था। अक्षत को उसे पकड़ने का काम दिया गया था और उसने उसे पकड़ भी लिया था, लेकिन वो जल्दी ही उनकी कैद से छूट गया था। उसका नाम
इससे पहले अहाना आगे कुछ बोलती उससे पहले ही ध्रुव का फोन बजना शुरू हो गया। ध्रुव अहाना की ओर देखते हुए कहता है, वेट फॉर 2 मिनट्स। कहते हुए ध्रुव अहाना के माथे पर किस करके सोफे से उठ जाता है और बैग की ओर आकर अपना फोन उठा लेता है और जैसे ही डिस्प्ले पर शो हुए नाम को देखता है वो जल्दी से कॉल पिक करके बालकनी की ओर चला जाता है। उसके जाते ही अहाना अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे अक्षित की बहुत याद आ रही थी। उसके साथ बिताया हुआ हर लम्हा उसकी आंखों के सामने किसी रील्स की तरह चल रहा था। अक्षित के बारे में सोचते सोचते का उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद ध्रुव बालकनी से रूम में आता है और अहाना की ओर जाकर उसे गोद में उठा लेता है और बैग की ओर आकर उसे बैग पर लिटा देता है और खुद भी उसके साइड में आकर उसे अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है और उसके चेहरे को देखने लगता है। ध्रुव के दिमाग में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे थे जिनका जवाब नहीं उसे अहाना के पास से मिलता और न ही खुद से। वो अहाना को गौर से देखते हुए खुद से कहता है, क्या बीवी और अक्षित की शादी लव मैरिज थी और अक्षित के मरने के बाद उसकी बॉडी कहीं मिली क्यों नहीं? और अक्षित के पेरेंट्स क्या वो अक्षी से मिलने नहीं आते? इन सब सवालों ने ध्रुव के माइंड को ब्लैंक कर दिया था। फिर वो अपना सिर झटकर अहाना के सीने पर अपना सिर रखकर सो जाता है। इधर अग्नि के रूम में अक्षी कॉटन कैंडी खाकर सो चुकी थी। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में थी। अग्नि जब उसे देखता है तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो अपने हाथ में पकड़ी कॉटन कैंडी की एक बाइट लेता है और अक्षरा के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। अक्षरा जब ये देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो जैसे ही उसे कुछ कहने वाली होती है उससे पहले ही अग्नि उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। अग्नि के मुंह में अब जो कॉटन कैंडी थी वो अब अक्षरा के मुंह के अंदर घुल रही थी। अग्नि उसे बहुत ही शिद्दत से किस कर रहा था जिससे अक्षरा की सिसकियां निकलने लगी थी। जब अक्षरा की सिसकियां बढ़ने लगी तो अग्नि झट से उसके होठों को छोड़ा और धीरे से बोला, चेरी बी ए गुड गर्ल, लिटिल कैट साइड में ही सो रही है, अगर वो तुम्हारी ये मीठी मीठी मदहोश भरी सिसकियां सुनेगी तो उसकी नींद टूट जाएगी। अक्षरा गुस्से से उसे घूरने लगी और इससे पहले वो फिर से कुछ बोलने की कोशिश करती उससे पहले ही अग्नि एक बार फिर से अपने मुंह में कॉटन कैंडी की एक बाइट लेता है और अक्षरा के होठों को फिर से अपने होठों में भर लेता। इस बार अग्नि की किस बहुत ही ज्यादा पैशनेट थी। अक्षरा अपनी सिसकियों को दबाने के लिए अब अग्नि के होठों को ही अपने होठों के बीच दबाए जा रही थी, जिससे अग्नि मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। ऐसे ही अग्नि अक्षरा को पूरी एक कॉटन कैंडी किस करते हुए खिला देता है। कुछ पल बाद अग्नि अक्षरा से दूर होता है और उसके वो गुलाबी हुए होठों को देखने लगता है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अक्षरा के होठों पर ऊपर से ही अपनी जीभ फेरते हुए कहता है, इस वाली कॉटन कैंडी का फ्लेवर ज्यादा अच्छा है। कहते हुए अग्नि फिर अपने होठों पर अपनी जीभ फेर लेता है। ये देखकर अक्षरा को अपने शरीर में एक अलग ही हलचल महसूस होती है, लेकिन वो अग्नि की ओर से अपनी नजरें फेर लेती है। अग्नि जब ये देखता है तो उसके चेहरे में बेहद करीब आकर उसके कान के पास जाकर अपनी इंटेंस वॉइस में कहता है, चेरी एक बार और अगर मुझे ऐसे नजरें फेरी तुमने तो मैं हर घंटे में तुम्हें सबके सामने किस करूंगा, वो भी तुम्हारे इन कैंडी जैसे होठों पर। कहते हुए अग्नि अक्षरा के ये लाइप पर बाइट कर लेता है, जिससे अक्षरा के मुंह से आह निकल जाती है। एपिसोड 64। अक्षरा अब अपनी गुस्से भरी नजरों से अग्नि को देखने लगती है। वहीं अग्नि अब उसके सीने पर अपना सिर रखकर लेट जाता है और कहता है, चेरी मेरे बालों को सहलाओ, मुझे तभी नींद आएगी। अक्षरा जब ये सुनती है तो अपने हाथों को अग्नि के बालों में उलझाकर उसके बालों को सहलाने लगती है और कुछ ही पल में अग्नि को भी नींद आ जाती है, लेकिन अक्षरा की आंखों में नींद नहीं थी। ना जाने इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था। इधर कर्ण ने अपना कुछ इन्फॉर्मेशन पता ही कर ली थी, बाकी की इन्फॉर्मेशन उसने अपने आदमियों को पता करने को कह दिया था। वो ध्रुव के स्टडी रूम से निकलकर अपने रूम में जा रहा था, लेकिन तभी उसके कदम रुक गए और उसने अपने कदम ध्रुवी के रूम की ओर बढ़ा दिए। वो जैसे ही ध्रुवी के रूम के बाहर गया, उसने हल्का सा दरवाजे को पुश किया और बैग की ओर देखने लगा, जहां पर ध्रुवी दुनिया भर की मासूमियत लेकर सो रही थी। उसने इस वक्त शॉर्ट पहना हुआ था और साथ में टी शर्ट। उसकी गोरी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। कर्ण रूम के अंदर जाता है और अंदर से डोर को लॉक कर देता है और फिर ध्रुवी के पास जाकर उसे नीचे से ऊपर देखकर कहता है, इतनी बेफिक्री से सो रही है कि इसे पता ही नहीं कोई इसके रूम में भी आ गया है। क्या होगा तितली तुम्हारा? कहते हुए कर्ण बिल्कुल ध्रुवी के चेहरे पर झुक जाता है और उसके होठों पर एक बेबी किस कर लेता है और फिर उसे देखकर एक तिरछी स्माइल के साथ कहता है, अभी के लिए बस इससे ही काम चलाना होगा, बाद में जब तुम मेरी बन जाओगी तो बहुत कुछ करेंगे साथ में। कहते हुए कर्ण एक नज़र ध्रुवी को देखता है और फिर उसके रूम से बाहर चला जाता है। मॉर्निंग टाइम।
अहाना इस वक्त अक्षी को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। अक्षी ने इस वक्त स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। अहाना अब उसके बालों का हेयर स्टाइल बनाते हुए कहती है, अक्षी बच्चे अच्छे से पढ़ना, अगर कोई तुम्हें कुछ कहे तो अपनी टीचर को कह देना, उनसे लड़ना मत, लड़ाई करना बुरी बात होती है। ध्रुव जो अभी अभी वॉशरूम से नहाकर बाहर निकला था, जैसे ही उसने अहाना के मुंह से ये सब बात सुनी वो अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगा। ध्रुव ने अक्षी की ओर देखकर कहा, प्रिंसेस अगर कोई तुम्हें कुछ भी कहे तो मुंह तोड़ देना, अच्छे से सबक सिखाना उसे, तुम ध्रुव सिंह चौहान की बेटी हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अक्षी जैसे ही ये सुनती है वो ध्रुव की ओर थम्स अप का साइन कर देती है। वहीं अहाना ये सुनकर पीछे मुड़कर ध्रुव को घूरने लगती है। ध्रुव उसे देखते हुए बोला, आई नो मैं अभी टॉवल में हूँ इसीलिए तुम मुझे घूर रही हो, अगर तुम कहो तो। इससे पहले उसकी बात पूरी होती अहाना ने चिढ़कर कहा, ये इस तरह से रूम में नंगू पंगू घूमने से अच्छा है जाकर कपड़े पहनिए, बाद में लेक्चर देना किसे डरने की जरूरत है और किसे नहीं। ध्रुव जब ये सुनता है तो उसके सामने जाकर बड़े ही घमंड के साथ कहता है, तुम्हें पता भी है लड़कियां मेरे इस लुक को देखने के लिए मरती है और यहाँ एक मेरी बीवी है जो सामने इतना हॉट पति होने के बाद भी समझ नहीं रही है। अहाना उसे देखते हुए बोली, मुझे आपको देखकर मरने का शौक नहीं चढ़ा है और लड़कियां भी आपको देखकर बस यही कहती है, ये क्या देख लिया, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। कहते हुए अहाना अजीब अजीब से मुंह बनाने लगती है और ध्रुव उसे अपनी अजीब नजरों से देखने लगता है। तभी अक्षी बोली, मम डैडा आप दोनों क्यों सुबह सुबह टॉम एंड जेरी की तरह लड़ रहे हो? सुबह सुबह तो आपको एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। अहाना ये सुनकर अक्षी को घूरने लगती है। वहीं ध्रुव अक्षी के सामने जाकर उसके माथे पर एक किस करके कहता है, ओह मेरा बच्चा कितना समझदार है, थोड़ी समझदारी अपनी इस नेक्चुरी मॉम को भी सिखा देना। अक्षी एक स्माइल के साथ बोली, डोंट वरी डैडा, मम जल्दी जी आपसे प्यार करना सीख जाएगी। ध्रुव ये सुनकर एक तिरछी स्माइल के साथ अहाना की ओर देखता है और कहता है, सीख जाओगी न मम प्यार करना। अहाना उसके मुंह से मम हैरानी से उसे देखने लगती है। फिर वो ध्रुव को इग्नोर करके अक्षी को बैग से नीचे उतारती है और फिर अक्षी से कहती है, तुम नीचे जाओ मैं अभी आती हूँ। अक्षी उसे देखकर बोली, जल्दी से डैडा को किसी करके नीचे आ जाना। कहते हुए अक्षी ध्रुव की ओर एक आई विंक करती है और वहां से भाग जाती है। अहाना ये देखकर अब जैसे ही ध्रुव की ओर मुड़कर कुछ कहने वाली होती है, ध्रुव उससे पहले ही अहाना की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लेता है, जिससे अहाना के दोनों हाथ ध्रुव के खुले सीने पर आ जाते हैं। ध्रुव अहाना को अपनी इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, चलो एक किसी करते हैं बीवी। कहते हुए वो अहाना के होठों की तरफ झुकने लगा, मगर अहाना ने अपना सिर थोड़ा पीछे कर लिया। ये देखकर ध्रुव ने अपनी नाराजगी भरी टोन में कहा, बीवी बस एक किसी ही तो मांगी है, क्या तुम मुझे वो दे नहीं सकती? कहते हुए ध्रुव पप्पी फेस बना लेता है, जिसे देखकर अहाना अब उसे रोकती नहीं बल्कि अपना चेहरे को उसके चेहरे के करीब ले आती है। ये देखकर ध्रुव अहाना के होठों पर अपने होठ रख देता है और बड़ी ही शिद्दत से उसे किस करने लगता है। अहाना भी अब ध्रुव की किस में उसका साथ देने लगती है, जिसके चलते ध्रुव अब पैशनेट होकर उसे किस करने लगता है। कुछ पल बाद ध्रुव अहाना से दूर होता है और गहरी सांसें लेते हुए कहता है, जाओ अब इससे पहले कि मेरे हाथों से तुम्हारी साड़ी फटे। अहाना उसकी बात का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ चुकी थी। वो जल्दी से अपनी सांसों को कंट्रोल करती हुई रूम से बाहर चली जाती है और ध्रुव उसके जाने के बाद गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद से कहता है, कंट्रोल ध्रुव कंट्रोल, तू माफिया किंग है, इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं खो सकता अपना। कहते हुए ध्रुव अपने सीने पर अपना हाथ रखकर सहलाने लगता है। इधर अक्षी जैसे ही नीचे पहुंची, उसने देखा सब वही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। अक्षी जाकर अग्नि के पास वाली खाली चेयर पर बैठ जाती है और अहाना भी अब वहां आकर बैठ चुकी थी। वही कायनात ये देखकर बोली, अक्षी वो ध्रुव भाई की चेयर है, उठो वहां से। अक्षी उसे घूरते हुए बोली, तो आपके ध्रुव भाई मेरे डैडा है और उनकी हर चीज पर मेरा भी हक है, उन पर भी, इस चेयर पर, इस घर पर भी, उनके रूम पर भी और सबसे ज्यादा उनकी प्रॉपर्टी पर भी। आपका यहाँ पर कोई हक नहीं है। जैसे ही उसके मुंह से ये सब सुनते हैं सब उसे देखने लगते हैं और विक्रांत और लक्ष्य तो दबे मुंह हंसने लगते हैं। कायनात गुस्से में आ गई। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही अब अक्षरा सीरियस होकर बोली, कितने दिन का इरादा है और इस घर में पड़े रहने का आपका मिस कायनात? कायनात अब उसकी तरफ देखने लगी। अक्षरा उसे तंज कसते हुए बोली, अब तो तुम्हारे पास कोई केस भी नहीं आ रहा है, तुम सारा दिन या तो घर में पड़ी रहती हो या फिर बाहर कहीं घूमती फिरती रहती हो, कोई काम क्यों नहीं देख लेती?
कायनात अग्नि की तरफ मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, चौहान साहब अक्षरा सही कह रही है। अब मुझे इस घर से चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अब आपको और अक्षरा को अपने रिश्ते को एक मौका तो देना ही चाहिए। आप अक्षरा को अब डाइवोर्स मत देना। अग्नि अब जैसे ही कायनात के मुंह डाइवोर्स वर्ड सुनता है तो गुस्से से उसके हाथ की मुट्ठियां कस जाती है और वो कायनात को घूरने लगता है। और जैसे ही कुछ कहने वाला होता है वहां पर ध्रुव आता है और अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, क्या चल रहा है यहाँ पर? अक्षी मुंह बनाते हुए बोली, ये चुड़ैल आंटी माछी और चाचू का डाइवोर्स करवाने की बात कर रही है। कायनात उसे घूरते हुए कहती है, नहीं ध्रुव भाई, मैं तो बस अक्षी से ये कह रही थी कि वो आपकी हेड चेयर पर बैठी है, वो वहां से उठ जाए। ध्रुव ये सुनकर अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, मेरी बेटी है, इसे जहां बैठना है बैठे, ये इसकी मर्जी है। तुम कौन होती हो इसे ये कहने वाली कि ये यहाँ से उठ जाए? अक्षी जब ये बात सुनती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वही कायनात अब अपना सिर नीचे करके अपनी आंखों में नमी लाते हुए कहती है, हाँ आपने भी सही ही कहा, मैं होती कौन हूँ? अब मेरा आप सबसे कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मेरी जगह तो अक्षरा ने इस घर में ले ली है। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। अगर मेरी वजह से आप सबको कोई तकलीफ हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कहते हुए कायनात वहां से रोते हुए अपने रूम की ओर चली जाती है। उसे इस तरह जाते देख अग्नि अपने मन में बोला, क्या ड्रामेबाज है, इसे तो ड्रामा कंपनी में होना चाहिए था। कहकर अग्नि खाना खाने लगता है। वही विनायक ये सब देखकर मन ही मन बोला, इस लड़की को कहा था कि अग्नि के करीब जाने की कोशिश करे, लेकिन ये तो इस घर से ही जा रही है। और मैं भी भाई के साथ आज घर जाने वाला हूँ, अब मुझे यहाँ की जानकारी कैसे पता चलेगी? अक्षरा जो उसके हर एक एक्सप्रेशन को बड़े ही गौर से देख रही थी, उसने उसे देखकर कहा, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं विनायक? विनायक उसकी आवाज़ सुनकर हड़बड़ी में बोला, कुछ भी तो नहीं। कहते हुए वो अपना खाना खाने लगा। कुछ ही देर में अक्षरा और अग्नि अक्षी को स्कूल छोड़ने के लिए निकल चुके थे। वैसे तो ध्रुव और अहाना जाने वाले थे, लेकिन अक्षी के जिद करने पर अग्नि और अक्षरा ही उसे स्कूल लेकर गए। कायनात भी अपना सारा सामान पैक करके चौहान मेंशन से जा चुकी थी। कल विनायक को अपने साथ ही ले गया था। वही विक्रांत, लक्ष्य और कुणाल अपने अपने काम पर निकल गए थे। दोपहर का टाइम, स्कूल में इस वक्त लंच टाइम था। कुछ बच्चे बाहर गार्डन में खेल रहे थे और कुछ अपना लंच कर रहे थे, और अक्षी पूरे स्कूल का एक टूर ले रही थी। अक्षी इस वक्त कॉरिडोर में घूम ही रही थी कि तभी वो किसी लड़के से टकरा जाती है और नीचे फ्लोर पर गिर जाती है। ये देखकर अक्षी गुस्से से उठती है और अपने सामने खड़े लड़के को देखकर गुस्से से कहती है, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता, इतनी क्यूट लड़की तुम्हारे सामने चल रही है। वो लड़का जैसे ही अक्षी को देखता है अपनी गुस्से भरी आवाज में कहता है, चिल्ली फ्लेक, नई आए हो क्या इस स्कूल में, जानती नहीं क्या मैं कौन हूँ? ये सुनकर अब अक्षी अपनी नजरें उठाकर गौर से उस लड़के को देखती है जिसने इस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म ही पहन रखी थी। वो लगभग 14 साल का होगा, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी किसी कॉलेज स्टूडेंट से कम नहीं लग रही थी। बालों को अच्छे से सेट किया हुआ, हाथ में स्मार्ट वॉच, चेहरे पर बेहद गुरूर और घमंड। अक्षी उसे घूरते हुए बोली, सॉरी अंकल, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक इंसान का पर्सनल इंटरव्यू लेकर उसे जानूं। अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, अगर फिर कभी हुआ तो जरूर फुर्सत में बैठकर आपको जानूंगी। कहते हुए अक्षी जैसे ही जाने वाली होती है, उसके सामने खड़ा वो लड़का उसका रास्ता रोक देता है और अक्षी को घूरते हुए कहता है, हाउ डरे यू टू कॉल मी अंकल, चिली फ्लेक। अक्षी मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, अंकल, ऐसे हिम्मत हुई मेरी आपको अंकल बुलाने की? वो लड़का एक बार फिर अक्षी को देखकर गुस्से से बोला, एक बार और अगर मुझे अंकल कहा ना तो यही सांतवे माले से उठाकर नीचे पटक दूंगा। अक्षी गुस्से से बोली, पटक कर तो दिखाओ मुझे, तुम्हारा मुंह तोड़कर तुम्हारा कीमा ना बना दिया तो मेरा नाम भी अक्षी नहीं। वो लड़का गुस्से से बोला, आज तक इस स्कूल में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो आर्यमन से उलझ सके, लेकिन तुम 1.5 फुटिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दे रही हो। अक्षी मुंह बनाते हुए बोली, मैं तो तुम्हें धमकी दे रही हूँ, मैंने किसी आम को धमकी नहीं दी है, मुझे तो पता भी नहीं कौन है वो। आर्यमन गुस्से से बोला, आम नहीं, आर्यमन है मेरा नाम, और तुमने मुझे धमकी दी है। जानती भी हो आर्यमन ओब्रॉय हूँ मैं, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अक्षी उसकी बात सुनकर जैसे ही कुछ कहने वाली होती है उसी वक्त बेल बजती है और असखी आर्यमन को घूरते हुए कहती है, मेरी क्लास का टाइम हो गया, वरना ये अक्षी तुम्हें बताती कि वो तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती है। कभी फ्री टाइम हुआ तो बहुत अच्छे से तुम्हें बताऊंगी, एंग्री बर्ड। कहते हुए अक्षी वहां से अपने क्लासरूम की ओर भाग जाती है।
वही आर्यमन गुस्से से उसे जाता हुआ देखता है और खुद से कहता है, तुम्हें तो मैं भी बहुत अच्छे से बताऊंगा कि आर्यमन ओबरॉय से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। फिर अक्षी के मुंह से खुद के लिए एंग्री बर्ड सुनकर उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। वहीं एक घर में कायनात और विनायक इस वक्त एक साथ सोफे पर बैठे हुए थे। उनके ठीक सामने ही एक आदमी मास्क पहने हुए बैठा था। वो उन्हें देखकर बोला, उनकी रिसेप्शन पार्टी से पहले उन दोनों में से किसी एक को खत्म करना देना, वरना मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। विनायक बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोला, आप चिंता मत कीजिए अंकल, इस बार ऐसा प्लान सोचा कि या तो अग्नि मरेगा या फिर ध्रुव, लेकिन दोनों में से ही एक का जाना तो तय है। कायनात गुस्से से बोली, और उस अक्षरा की जाना तो पक्का तय है। उसे तो मैं खुद अपने हाथों से मारूंगी। वो आदमी सोफे से खड़ा होकर बोला, जो भी करना है जल्दी करना, मुझे बस उन दोनों भाइयों को टूटते हुए देखना है। उन्हें अपनी आंखों से तड़पते हुए देखना है। कहते हुए उस आदमी की आंखों में ध्रुव और अग्नि के लिए नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। कुछ पल बाद वो भी यहाँ से चला जाता है। उसके जाते हुए विनायक गुस्से से कहता है, तुम्हें सुबह वो ड्रामा करने की क्या जरूरत थी और वहां से आने की भी क्या ही जरूरत थी। कायनात एक तिरछी स्माइल के साथ बोली, डोंट वरी बेबी, हमारा एक प्याला शाम तक चौहान मैंशन में तबाही लेकर पहुंच जाएगा जो हमें एक एक पल की जानकारी देगा। कहते हुए उसके चेहरे पर शातिर भाव आ जाते हैं। वही विनायक के चेहरे पर सवाली एक्सप्रेशन। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।